कुछ इस इंटरव्यू को ना दो पार्ट में करते हैं। एक तो ऐसे कि एक बिहारी अपने फेलो बिहारी से बात कर रहा है, वो बिहारी जिसने हमेशा से बदलाव और बेहतर बिहार का सपना देखा है। और एक वो बिहारी जिसने उम्मीद जगाई है कि बिहार को बेहतर करेंगे। उम्मीद तो जगी है लेकिन कुछ डाउट्स हैं वो। और दूसरा पार्ट वो जहाँ पर कि एज अ जर्नलिस्ट में वो सवाल उन सभी नेताओं से पूछूंगा जो बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप में हैं। ग्रोइंग अप एक चीज जो बिहार में मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिली थी वो थी कि कास्ट प्रिविलेज मेरे प्लेट में ऐसे सर्व करके दिया गया था। कोई भी जब मैं बड़ा हो रहा था तो गांव में हो या पटना में हो, उनके जो भी दलित कम्युनिटी से लोग थे या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से लोग थे, उनके थॉट प्रोसेस में ही ये नहीं आने दिया गया था कि वो मेरे सामने कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। भले ही उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, फिर भी उनके थॉट प्रोसेस से ये बिल्कुल गायब कर दिया गया था कि आप इक्वल हैं। क्या इसका कोई इंस्टीट्यूशनल तरीका हो सकता है कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड यू नो इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट, कि वो बराबरी महसूस करे सोशली? सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिकली उनका अपलिफ्टमेंट हो गया है। अ, ये आई थिंक एक मिथ है, क्योंकि हम जब अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं स्पेशली इकोनॉमी से रिलेटेड, तो हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बात कर सकते। वी नीड टू बी अ लिटिल रिलेटिव एज वेल। तो बाकी स्टेट्स से छोड़ के और सिर्फ बिहार की बात नहीं कर सकते। हाँ, उस वक्त से इस वक्त में शायद अंतर हो, क्योंकि वक्त बहुत बदला है, लेकिन हमें एट द सेम टाइम बाकी स्टेट्स से भी कंपेयर करके चीज़ें देखनी होंगी। और मुझे लगता है कि एज आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि बिहार अभी भी बहुत पीछे है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही और मैं सच जवाब दूंगी सारा। तो एज अ बिहारी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मुझे नहीं आता था ये समझ में, क्योंकि यू आर अ किड। तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ऐसे डायरेक्टली कुछ भी चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। डिफरेंस था, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अलग हुई है। आपके एक्सपीरियंस में और मेरे एक्सपीरियंस में एक अंतर ये भी रहा होगा कि यू आर अ गाय एंड आई एम अ गर्ल, तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस होगा हमारे एक्सपीरियंसेस में। जब मैं पैदा हुई थी, वी आर टू सिस्टर्स, हम दो बहनें हैं। एंड जब मैं पैदा हुई तो बिकॉज इट्स अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, सो आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि एक बेटा होगा, बिकॉज देयर वाज अ गर्ल। स्पेशली माई एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, हम जब बड़े होते हैं या पैदा होते हैं तो हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं बहुत सारे, सिर्फ एक इमीडिएट फैमिली नहीं होती। तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो अब एक गाय इज गोइंग टू कम, और मैं आ गई। तो इसकी वजह से भी मेरी माँ को थोड़ा एक्सटेंडेड रिलेटिव से एक एक तरीके का वो एवरीवन वाज वेरी अपसेट, सब अपसेट हो गए। एंड माई मॉम, शी इज़ वेरी वेल एजुकेटेड। वो ये अभी हाल फिलहाल में भी मैंने बोला है, नो वन आस्क्स अबाउट माई मॉम, जनरली एवरीवन इज जस्ट इंटरेस्टेड इन माई डैड, बट क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑन सम पर्सनल लेवल, तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी से मिलने से पहले ही, शी वॉज अ यूनिवर्सिटी टॉपर। वो एक टीचर्स की फैमिली से आती हैं, बहुत ही नॉर्मल टीचर्स के, मतलब मिडिल क्लास में भी जो बिल्कुल जो नीचे बोलेंगे आप इकोनॉमिक स्टेटस, वैसे फैमिली से आती हैं। और शी टुक इट एज अ चैलेंज। उन्होंने अपनी पीएचडी ही स्त्री शिक्षा पे लिखी थी और उनकी 6 बहनें हैं। सो शी वाज लाइक कि नहीं, अब अ लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू बी लाइक, आपका भाई नहीं है, मैं और मेरी बहन हम लोग जब तक बड़े होते रहे तब तक, क्योंकि गांव का सेटअप भी था। तो गांव के सेटअप में पीपल आर रियली कंसर्न्ड एंड नो ऑफेंस टू देम, दे आर जेन्युइनली कंसर्न्ड कि भाई नहीं है। मेरी माँ ने हमारी बहुत क्लोजली गार्डेड परवरिश की है। हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे, हम सिर्फ स्कूल्स जाते थे, फिर घर आते थे। मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर रात तक का जो रूटीन था वो फिक्स था। तो मुझे आपकी इतना अवसर नहीं मिला कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं आसपास वो देखने का, लेकिन मुझे वो चीज़ नज़र आई जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल। तब मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि एंड इट्स नॉट अबाउट व्हाट वन कैटेगरी ऑफ पीपल हैव डन टू द अदर, इट्स सो डीपली रूटेड कि वो एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। जैसे आई टेल यू अबाउट टुडे, आज की बात बताती हूँ। एक जगह ऐसी पब्लिक मीटिंग थी, वहाँ पे मैं गई, और मैं किसी को पर्टिकुलरली पिन पॉइंट नहीं कर रही, बट मैं बस आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि कैसे लोगों के अंदर जहन में ये जो डीपली रूटेड डिवाइड है वो बैठ गया है। सो देयर वाज अ जेंटलमैन हु केम, और वेयर आई गो, औरतें खड़ी रहती हैं, तो मैं उन सबको या तो अपने साथ बिठा लेती हूँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और या तो जो पहला रो है उसमें बैठा लेती हूँ, बिकॉज मेन दे हैव अ राइट टू सिट ऑन अ चेयर, बट समहाउ women स्टिल डू नॉट हैव दैट राइट, दे फील दे डू नॉट हैव दैट राइट। तो उनको बैठाया, और एक महिला बैठी थी और एक जेंटलमैन आए और उन्होंने वो कुर्सी खाली कर दी, ठीक है ना, एज अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो मैंने उनको अपने पास बुला के बैठाया,
ये सारी चीज़ें तब जाएंगी, जो आपने पूछा है कैसे जाएंगी, इंस्टीट्यूशन कैसे इसको वो करेंगे, जब इकोनॉमिकली चीज़ें बेहतर होंगी। और कोई तरीका नहीं, क्योंकि पैसे जब जिन लोगों के पास, इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक थिंग, राइट। इकोनॉमी से डीपली वो जुड़ा, कनेक्टेड है, वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। आप नोटिस करोगे कि जो लोग हमारे यहाँ, जो ये आप मार्जिनलाइज सेक्शंस की बात कर रहे हैं, अगर ये मार्जिनलाइज सेक्शन के भी हों और अब उनके पास बहुत पैसा है, तो उनको एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं झेलनी पड़ती जो उन्हीं लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है उनको झेलनी पड़ती। बिहार में जो बहुत ज़्यादा पैसा आया है, आप वो नोटिस, एक नेटवर्क है लोगों का। आप पॉलिटिक्स को यहाँ पे नेटवर्क से नहीं हटा सकते, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है, वो बहुत लिंक्ड है। तो एक नेटवर्क है लोगों का, जिसमें जो कोर है वो पॉलिटिकल होता है, और उसके आसपास जो बाकी प्रोफेशन के लोग हैं उनके साथ उनका नेटवर्क होता है। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो पॉइंट है जो कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई है, उस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप देखोगे कि उस नेटवर्क के जो लोग हैं, जो ट्रेडिशनली मार्जिनलाइज्ड भी हैं, दे गेट दैट प्रिविलेज, दे गेट दैट इज्जत जो मैं बोल रही हूँ आपको। तो उनको वो इज्जत मिलता है, उनके लिए फिर लोग कुर्सी खाली करते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो बाकी लोग छूट गए हैं इकोनॉमिकली, ये सारे भेदभाव उन्हीं लोगों के साथ हैं अभी तक। जो इकोनॉमिकल रीजन है, जो इकोनॉमी है हमारी, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और वो स्ट्रेंथन ऐसा होना चाहिए कि किसी खास सेक्शन की तरफ पैसा नहीं जाए, जो अभी होता है, एंड यू आर अवेयर ऑफ इट। कि जो ऊपर में बैठे जो नेटवर्क लोग हैं, अभी भी वो हमें बता रहे थे ना, जो एक इंसिडेंट्स बता रहे थे कि अभी ऐसे से हो गया, बट उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो एक्शंस एक फोन पे होती हैं और एक फोन पे नहीं होती हैं। एंड आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल, मैं लोगों को ये बार बार कहती हूँ कि बहुत ज्यादा आज के रेट में इन 2020 अब दो जातियां हैं। एक जाति है जो नेटवर्क लोगों की है, जिनके लिए सब कुछ आसान है, चाहे वो किसी भी मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हों, उनको वो सारी प्रिविलेज है। और एक तरीके से वो पुराना जो कॉन्सेप्ट है ना सेंसिटाइजेशन का, उन्होंने अपना वो कर लिया है। और जो बाकी लोग छूट गए हैं, उनकी एक बिल्कुल ही अलग स्टोरी है, और वो स्टोरी का अपलिफ्टमेंट सिर्फ और सिर्फ उनको परचेस पावर से देने से होगा। जब उनका परचेस पावर बढ़ेगा तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। You spoke about patriarchy just in while answering the first question. मेरा दूसरा सवाल भी उसी से रिलेटेड था। पटना में जब बड़े हो रहे थे तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमना छोड़ दीजिए, दूर की बात है, बहन के साथ भी सड़क पर चलना या बहुत ही अजीब सा वियर्ड सा सिनेरियो था, है ना। और ये पटना स्पेसिफिक या बिहार स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानता हूँ पूरे देश में है कमोबेश। लेकिन धीरे धीरे पैट्रियार्की और सेक्सिज्म बिहार में मार्केट बन गया। अभी आप इंस्टाग्राम पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, जो करंट मामला चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें आप देखिए कि गानों के कवर पर, भोजपुरी कवर पर पैट्रियार्की बिक रहा है, सेक्सिज्म बिक रहा है। तो इन चीजों को कैसे थॉट प्रोसेस के लेवल पर एटलीस्ट यंग लोगों के दिमाग से निकाला जा सकता है? इसको ऐसे कह सकते हैं कि परिणाम में वो चीज़ तब तक नहीं नजर आएगी जब तक कि प्रक्रिया में नहीं नजर आती है। दिस इज समथिंग दैट वन शुड रिमेंबर। मेन स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं ना सेक्सिज्म कैसे ख़त्म किया जाएगा, उसके लिए औरतों को मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप पॉलिटिक्स देख लीजिए फॉर इंस्टेंस, और हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल बिल्कुल अलग है और सोशल नहीं, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, सब जुड़ा हुआ है। नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है डेमोक्रेसी का, फिर तो अगर जुड़ा नहीं होता तो जब तक वो मेन स्ट्रीमिंग में औरतें नहीं आएंगी, लड़कियों को बाहर निकाल के और उनको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं दी जाएगी, तब तक में परिणाम का कोई औचित्य नहीं है। लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस। वो करने की जरूरत पड़ेगी, और पॉलिटिकली भी मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी आई एम ट्राइंग टू गेट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स। मैं लोगों को जोड़ रही हूँ, क्योंकि राजनीति तो लोगों की होती है। ये तो ओवर टाइम एक ऐसा हो गया है कि कुछ खास किस्म के दिखने वाले या होने वाले लोग ही राजनीति करते हैं। आई थिंक इट्स टाइम कि हम वो चीज़ बदले, नॉर्मल लोग राजनीति करें, क्योंकि इट्स जस्ट पॉलिसी मेकिंग। अब वो सारी चीज़ें पॉलिसीज में ऐड कराते हैं जो कि आपकी दैट्स द होल पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही ये था कि आप रिप्रेजेंट करें अपनी प्रॉब्लम्स को और उनको पॉलिसी के जरिए एक एक करके सॉल्व किया जाए। एक चीज और, जब मैं और मेरी उम्र के लोग बड़े हो रहे थे, ये बोला जाता था कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो ऊपर से ही खराब है। आप बिजली का कंप्लेन करने के लिए जाइए, बोला जाएगा क्या करेंगे, ऊपर से खराब है। आप राशन मांगने जाइए कि राशन नहीं मिल रहा है पीडीएस सिस्टम में, बोला जाएगा ऊपर से ही इतना ही आया है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमने पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज देखी नहीं है।
जेपी मूवमेंट की बात अगर ना करें करें क्योंकि वो एक बड़ा मूवमेंट था और वो हमारे जनरेशन से पहले हुआ था। क्या अभी मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं कि लोगों को डर लगता है अपने आप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री छोड़ दीजिए, विधायक छोड़ दीजिए, पार्षद के पास जाने में भी कि क्या करेंगे वो, पता नहीं किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल। आपकी पार्टी या आप कैसे इंश्योर करेंगे कि लोग आपकी पार्टी को या चुने हुए प्रतिनिधियों को अकाउंटेबल होल्ड कर पाएगी? ये बात बिल्कुल सही है। फिर वो वाला है, बॉटम अप प्रक्रिया हमारे डेमोक्रेसी में तब तेज होगी जब टॉप डाउन इसको फैसिलिटेट किया जाए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मतलब कि इंस्टीट्यूशंस प्लेस पे नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस या तो इनफॉर्मल है या तो वीक हैं, स्ट्रांग नहीं है। सब कुछ संविधान में है, सब कुछ पेपर पे है, बट दे आर नॉट एक्टिंग एज दे शुड। इसीलिए ऊपर में बैठना जरूरी है। जब ऊपर, क्योंकि आप मतलब पेपर पे अगर ना जाएं और प्रक्रिया देखें जिस तरीके से हमारे देश में होती है, तो सब कुछ ऊपर के रहमो करम पे होता है। पीपल आर रियली ऑलवेज लुकिंग ऊपर, कि ऊपर से साहब कुछ कर दे तो नीचे में हो जाए। वो डिमांड वाली चीज जिससे कि अकाउंटेबिलिटी होगी, वो है ही नहीं। और मैं आपको एक एकेडमिक जवाब इसका देना चाहूंगी, जो रिसर्च बेस्ड जवाब है, कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी इसलिए पुअर है क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को कोई कुछ ओ नहीं करता। ऑलराइट, पॉलिटिशियंस वो लोगों को ओ नहीं करते क्योंकि उनके बीच में एक पावर ब्रोकर होता है जो उनको वोट दिलाता है। that is how politics is in Bihar and also in India. बट एक सवाल यहाँ पर लेना इंपॉर्टेंट है कि ब्यूरोक्रेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर हम पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। आपके हिसाब से गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी में क्या रिश्ता होना चाहिए? सबसे पहले, सो आई एम ट्राइंग टू फिनिश द फर्स्ट, थोड़ा पहले वाले में, उसमें मैं आपको आंसर देती हूँ जिससे ब्यूरोक्रेसी भी रिलेटेड है। ऊपर में जब आप सिस्टम बनाते हैं तो वो सिस्टम नीचे तक बहुत ही, उसका फ्लो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। that is how it is meant to be. लेकिन अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी ट्विस्टेड है तो फिर किसी को जरूरत नहीं महसूस होती किसी के लिए काम करने की। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कभी आपसे वोट लेने नहीं आई तो मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, राइट? तो यहाँ पे ऐसे होता है कि जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस, उनके पास जाते हैं कि आप हमें अपना वोट दिलाओ। वो जाते हैं अपने लोगों के पास जहाँ पे दे हेड काउंट, कि अच्छा ये, क्योंकि यहाँ पे जाति के बेसिस पे काफी वोटिंग होती है, सो दे हेड काउंट कि देखो तुम सबका वोट मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और लोगों के अंदर एक खौफ है कि शायद अगर हम वोट नहीं करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हम सीक्रेट बैलेट है, कि उनको पता चल जाएगा। हमें ये रिसेंटली बहुत सुनने को भी मिलता है कि उनको पता चल जाएगा। तो ये वाली चीज जब तक रहेगी वो एक प्रॉब्लम होगा। अनदर थिंग, जब आप अकाउंटेबल नहीं होंगे तो आपका जो वो एक ब्यूरोक्रेसी का जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है पूरा, जो आपको दिया है संविधान ने, आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे कि वो कैसे, बिकॉज यू योरसेल्फ आर नॉट अकाउंटेबल। आप ये कह के भी बच जाते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप ये कह के बच जाते हैं कि हत्या नक्षत्र आया था। इसका मतलब है दैट यू आर नॉट अकाउंटेबल। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस का आंसर बदलते रहते हैं, एएस हो जाता, चमकी बुखार हो जाता है। इतने बच्चे जब गुजर जाते हैं, जब नेशनल न्यूज बनता है, तब सरकार एक्शन में आता है। इसका मतलब है दैट यू डोंट फील दैट अकाउंटेबिलिटी, आपको वो नीड नहीं फील होती। और जब तक आप अकाउंटेबल फील नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेसी जो आपको फैसिलिटेट करने के लिए है, यू विल नॉट पे अटेंशन टू दैट। इसीलिए आई ऑलवेज से दिस कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने की जरूरत है, कि ऊपर वाला आदमी कोई भी रहे, इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उनमें कोई भी फर्क नहीं आए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर नया आदमी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो या वो पॉलिटिक्स में हो, वो आए और अपना लेगेसी बिल्ड करे, और उससे पहले वाले जो भी काम है जो हमारे ही टैक्स के पैसे से होते हैं, वो सारे वेस्ट हो जाएं। यहाँ पे वही होता है। अगर आपने इंडस्ट्रीज बनाए और आप चले गए तो वो इंडस्ट्रीज कभी खुलती नहीं है। बशार जो अभी कैमरा भी संभाल रहे हैं, वो जब कनाडा से आए, यहाँ पर आए तो छुट्टी मनाने के लिए थे, लेकिन लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ एवरीथिंग। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि जितना हॉन्किंग उन्होंने फर्ज करिए कि पिछले 6 महीने में सुना हो, वो 15 सेकंड या 20 सेकंड उन्होंने पटना में सुन लिया था आते ही। सो दैट रेजेस अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन कि क्या कॉमन सिविक सेंस भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बिल्ड किए जा सकते हैं, क्या सिखाए जा सकते हैं लोगों को? अगर हाँ, तो कैसे? क्योंकि इसका भी हमने कोई एग्जाम्पल ग्रोइंग अप कभी देखा नहीं। मैं पूरे अपने एकेडमिक और रिसर्च नॉलेज से ये चीज़ आपको और बाकी भी जो लोग हैं उनको बताना चाहूँगी। और एक चीज़ जो मेरे पास है वो है नॉलेज ऑफ अ पॉलिसी मेकर। वो आई हैव दैट, और उससे मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है
जो अगर इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए जाए तो वो नहीं सॉल्व हो। फॉर इंस्टेंस, आप बाहर से आए हैं, आप बाहर में नोटिस करेंगे कि आपका चालान कटता है, राइट? और आपको वो एक नज होता है, या आप उसको कहिए कि वो एक तरीके से पनिशमेंट होती है जो आपको नज करता है कि आप हमेशा सड़क पे जब हो तब सही चीज़ें करें। यहाँ पे तो कोई ट्रैफिक नॉर्म्स नहीं है, कोई लेन में भी नहीं, इट्स सो डेंजरस ड्राइविंग हियर, कोई लेन में भी नहीं चलता, आपका कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, वो सिर्फ वीक इंस्टीट्यूशंस की वजह से। वो जब इन प्लेस होंगी, जब एंड दिस इज अनदर थिंग दैट आई वॉच हियर, और मुझे पता भी है इस चीज़ का कि कहीं भी किसी को भी रोक के और उसका टाइम बर्बाद करते हैं। और टाइम की यहाँ मुझे लगता है कि नो पीपल डू नॉट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू टाइम, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वक्त अगर जा रहा है तो आई एम टेकिंग अवे अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम योर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन में तब आएंगी जब कोई ऐसा इंसान आए जिसको कि इंसान की वैल्यू पता हो, टाइम की वैल्यू पता हो, और ना कि वो करियर बिल्ड करने का एक साधन हो। जो पॉलिटिक्स है हमारे बिहार में, जो ये मैं कहना नहीं चाहती हूँ और सब पे लागू नहीं होता, बिकॉज आई कैन नॉट जनरलाइज, बट मोस्टली वो सारे लोग जो पॉलिटिक्स में हैं वो पॉलिटिक्स को एक करियर ऑप्शन देखते हैं कि कुछ नहीं किया तो चलो अब नेता बन जाते हैं। लेकिन आम यंग लोगों के लिए वो भी तो नहीं खुला हुआ है। हाँ, वो खोलने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। वो खोलने की ज़रूरत है, एक प्रोसेस है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने डायरेक्टली अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, विच इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, क्योंकि मैंने भी एक पार्टी बनाई, उसी कायदे से बनाई जिससे कि हमें संविधान पार्टी बनाने के लिए कहता है, उससे बनाई। एंड एक सीएम कैंडिडेट जैसे इस देश में बाकी सारी पार्टियां वो करती हैं, वैसे वो फ्लोट की गई। थोड़ा सा मैंने उस प्रोसेस को ऐसे रिवर्स किया कि पॉलिटिकल पार्टी बनाना इज अ कलेक्टिव एक्शन थियरी, उसी पे काम करता है कि एक जैसी आइडियल्स वाले लोग साथ में आते हैं और वो मिलके एक पार्टी बनाते हैं। मैं सभी सेम आइडियल्स वाले लोगों को शुरू में नहीं जोड़ सकती थी, बिकॉज वी आर अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बहुत बड़ा है देश। इसीलिए मैंने वो जरिया दिया कि ये थॉट है, वो एक पंच लाइन आपने देखा होगा, लव बिहार हेट पॉलिटिक्स, वो काफ़ी था ये मैसेज देने के लिए कि वी आर ऑन द सेम पेज, सो यू कम एंड लेट्स डू इट टुगेदर।